इस हफ्ते क्या कुछ घटा राजनीति की दुनिया में, अगर मिस कर दिया तो डोंट वरी। मैं मानसी हूं आपके साथ लेकर के एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर पॉलिटिकल रिकैप। सबसे पहले बात इजराइल और हमास के बीच युद्ध की करेंगे, जहां यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की इजराइल पहुंचकर। वॉर के नियम तोड़ने को लेकर भी ये युद्ध चर्चा में है, क्योंकि गजा के अल अहली अस्पताल में मिसाइल दागी गई, जिससे 500 लोग मारे गए। हालांकि जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली है और अमेरिका ने बिना जांच हुए इजराइल का पक्ष लेते हुए कहा कि इजराइल ने ऐसा नहीं किया है। भारतीय राजनीति में एक नया चेहरा उभरा है, महुआ मोइत्रा। तीखी आलोचना से भरे पहले भाषण ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मौजूदा संकेत दिखाते हैं कि भारत फासीवाद की ओर बढ़ रहा है। राजनीति में आने से पहले महुआ एक निवेश बैंकर थी, जो अमेरिका बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक जेपी मॉर्गन में काम करती थी। लेकिन उन्होंने 2009 में लंदन की अपनी नौकरी छोड़कर भारतीय राजनीति में कदम रखा। फिलहाल ताजी कंट्रोवर्सी में हुआ कुछ ऐसा है कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे लगातार हमलावर हैं। मोइत्रा पर पैसे और उपहार लेकर लोकसभा में अपने उद्योगपति मित्र दर्शन हीरानंदानी को लाभ पहुंचाने वाले प्रश्न पूछने का आरोप लगाते हुए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखने के बाद दुबे ने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को पत्र लिखकर लोकसभा में मोइत्रा के लॉगिन क्रेडेंशियल की जांच करने का आग्रह किया है। गोड्डा के सांसद निशिकांत ने आरोप लगाया है कि मोइत्रा ने लोकसभा की वेबसाइट की लॉगिन डिटेल्स लीक की हैं। इसी मामले में एक व्यापारी दर्शन हीरानंदानी का हलफनामा सामने आया, जिसमें उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने महुआ को सवाल पूछने के लिए पैसे दिए। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि महुआ के सरकारी बंगले को रेनोवेट कराने से लेकर कई ब्रांडेड सामान गिफ्ट किए। इसके बदले उन्होंने उनको अपनी संसदीय लॉगिन आईडी दी हुई थी, जिसके जरिए वो संसद में सवाल पूछते थे। हालांकि उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी ने दावा किया है कि महुआ मोइत्रा ने अडानी ग्रुप के मामले में गौतम अडानी को निशाना इसलिए बनाया ताकि पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज, उनकी छवि खराब कर सके। और अब दिल्ली हाईकोर्ट में बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के खिलाफ मानहानि के मामले की सुनवाई के दौरान उनके वकील ने महुआ का साथ छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसको लेकर बयानबाजी तो शुरू हो ही गई है। आजम खान ने कहा कि इंसाफ नहीं हुआ। वहीं सपा के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि जनता सब देख रही है। बीजेपी ने हमला करते हुए कहा कि ये कर्म का फल है। चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर मामला हुआ क्या है। आजम खान, तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के 2019 के पुराने मामले में ये 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 50,000 रुपए जुर्माने भी देने को कहा है। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की कोर्ट ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में तीनों को दोषी पाया। रामपुर के गंज पुलिस थाने में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे के 2 फर्जी जन्मतिथि प्रमाण पत्र प्राप्त किए। आजम खान और उनकी पत्नी ने इनमें से एक बर्थ सर्टिफिकेट लखनऊ से और दूसरा रामपुर से प्राप्त किया था। चार्जशीट में बताया गया कि रामपुर नगर पालिका के जारी एक जन्म प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 बताई गई थी। वहीं दूसरे बर्थ सर्टिफिकेट में उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को लखनऊ में हुआ था। अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह ने कहा, अब्दुल्ला आजम ने 2 बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर लाभ प्राप्त किया। विधायक बनने के लिए एक जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया तो स्कूल में दूसरे का उपयोग किया। अब्दुल्ला आजम जब प्राइमरी स्कूल में थे तो उनके ही माता पिता ने उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखवाई थी। एमएलए बनने के लिए 1990 वाले जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग किया गया। ऐसे में 7 साल की सजा तीनों लोगों को हुई। सजा सुनाए जाने के बाद बाहर निकले आजम खान ने कहा, इंसाफ और फैसले में फर्क होता है। ये इंसाफ नहीं, फैसला है। बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल खबर की ओर। केंद्र में नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को रोकने के लिए कुछ महीने पहले 28 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन की नींव रखी। सभी दलों का मकसद था 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़ना और एनडीए को सत्ता में आने से रोकना। मगर गठबंधन बनने के कुछ दिन बाद से ही इसमें शामिल कुछ दलों के बीच दरार दिख रही है। इसमें सबसे पहला मामला है अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच तल्खी का। दोनों के बीच लंबे समय से जुबानी जंग चल रही है। गठबंधन में आने के बाद उम्मीद थी
कि ये खत्म होगा, लेकिन दोनों के बीच ही तकरार जारी है। इसकी एक झलक हाल ही में मध्य प्रदेश में तब दिखी जब कांग्रेस ने यहां की बिजावर विधानसभा सीट से भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, जबकि 2018 के चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी सपा के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस प्रत्याशी का नाम देखने के बाद अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच फिर जुबानी जंग शुरू हो गई और इसकी चोट इंडिया गठबंधन तक पहुंची। दरअसल मध्य प्रदेश में दोनों दलों के बीच गठबंधन की बात बनते बनते बिगड़ गई। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के बारे में कांग्रेस को तय करना है कि यह गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या स्टेट लेवल पर। अगर अभी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं हुआ तो भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। अखिलेश को जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, मध्य प्रदेश का वोटर हाथ का पंजा जानता है, साइकिल को नहीं जानता। वहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही चुनावी मुकाबला होता है। उन्होंने कहा कि सपा को तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन ने बुधवार को बयान जारी कर यह इंफॉर्मेशन शेयर की। रघुवर दास फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वो 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। झारखंड के गठन के बाद दास अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले सीएम थे। दास साल 1995 में जमशेदपुर पूर्व सीट से पहली बार विधायक बने थे। झारखंड के डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी भी वो संभाल चुके हैं। वहीं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू तेलंगाना से बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय महासचिव हैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव है। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। इसी दिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में भी मतों की गिनती होगी। आज के पॉलिटिकल रिकैप में इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते नई पॉलिटिकल अपडेट्स के साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।